हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रुचि उपाध्याय ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरज द्विवेदी आज आपके लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोग दो केसेस को पढ़ चुके हैं, वेयर क्यू इज e टू द पावर ax एंड सेकेंड केस हमने पढ़ा था व्हेन q इज एनी पॉलिनोमियल लाइक q इज इक्वल टू x टू द पावर m। तो आज हम लोग उसी के आगे से पढ़ते हैं। तीसरा केस हम लोग पढ़ रहे हैं, मेथड नंबर 3। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप लोगों ने इससे पार्ट 1 के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पार्ट 1 में जो केसेस मैंने आपको बताए हैं आप उनको ज़रूर देखिए। उसके बाद ये पार्ट 3 आप देखेंगे तो आपको और भी क्लियर होगा। क्लियर? सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेथड नंबर 3 ये क्या कहती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हायर ऑर्डर में अगर आपके पास जो कि वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि q इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, तो q के लिए मैं दो केसेस आपको बता चुका हूँ। पहला केस मैंने बताया था, केस 1 मैंने आपको बताया था, केस फर्स्ट व्हेन q इज इक्वल टू e टू द पावर ax का केस बताया था। और इसके लिए हम लोग जो pi बनाते हैं 1/f ऑफ d of e to the power ax, nothing, put d is equals to a here and this is the solution of pi. Clear? But one thing always remember, f of d is equals to a should not be equals to 0. Clear? ये पहला केस था। और दूसरा केस हमने पढ़ा था x to the power m के केस के लिए, केस नंबर 2। वो क्या था, q इज इक्वल्स टू x टू द पावर m। इस केस के लिए मैंने आपको बताया था कि जो आप pi फाइंड आउट करते हैं वो कैसा आता है, 1/f ऑफ d ऑफ x टू द पावर m। सो आप d को ऊपर ले जाते हैं और उसको बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू ओपन करते हैं। ठीक है, 1 प्लस डी या 1 माइनस डी टू द पावर -1 या -2 दो केसेस बनते हैं। सभी के लिए बाइनोमियल थ्योरम में कौन सा सीरीज लगता है, कैसे ओपन होता है, ये सब आपको प्रीवियस स्लाइड में मिल जाएगा। आप प्रीवियस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखेंगे तो वहाँ पे इन केस के लिए मैंने इसके क्वेश्चंस भी कराए हैं और केस को कैसे करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे पीआई फाइंड आउट करते हैं, सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे क्लियर की है। इसी के आगे आज ये तीसरा केस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है, क्या बोलता है कि व्हेन q इज इक्वल टू क्या हुआ आपके पास, साइन ax या कॉस ax, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। याद रखिएगा कि ये जो मैंने आपको बताया है, जो तीसरा केस है, ये साइन ax या कॉस ax के लिए ही है। अगर स्क्वायर है या क्यूब है, पावर साइन की या कॉस की मोर देन 1 है, तो फिर ये केस आपको पहले उस पावर को रिड्यूस करना होगा, साइन ax या कॉस ax के फॉर्म में उस फंक्शन को लेके आना होगा, देन हम इसको पुटअप कर सकते हैं इस केस में जो भी हमारे पास दिया हुआ है। ये क्या बोलता है कि अगर आपके पास क्यू देखिए, क्यू आपको साइन ax या कॉस ax दे रखा है, तो आपको पीआई में कुछ नहीं करना है, बस इतनी चीज़ याद रखना है कि 1/f ऑफ, याद रखिएगा यहाँ डी स्क्वायर का टर्म होना कंपलसरी है। अगर डी स्क्वायर है तो डी स्क्वायर की का जो भी टर्म है और यहाँ पे साइन ax या कॉस ax को आप लिखेंगे। क्लियर? तो आपको करना क्या है, इसका सोल्यूशन क्या होगा, एफ ऑफ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर की जगह पे क्या पुटअप करेंगे, माइनस ऑफ ए स्क्वायर। क्लियर? सिंपली एकदम आसान होगा। बट ये याद रखिएगा, अगर मैंने डी स्क्वायर को माइनस ऑफ ए स्क्वायर रखा है तो आप डी को ए मत रखिएगा, हम सिर्फ डी स्क्वायर के प्लेस पे माइनस ऑफ ए स्क्वायर पुटअप करेंगे और माइनस ए स्क्वायर से एक्सक्लूड है,
मतलब अगर आपके पास साइन 2x है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 2 है, तो आप डी स्क्वायर की जगह क्या पुटअप करेंगे, माइनस ऑफ 2 स्क्वायर, जस्ट लाइक -4। ठीक है, तो अगर मैंने डी स्क्वायर इज टू माइनस ए स्क्वायर रखा है, सिर्फ यही रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि डी स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डी की जगह पे फिर ए भी रख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है, हमें रिप्लेस सिर्फ और सिर्फ डी स्क्वायर को करना है। अगर आपको डिनोमिनेटर में डी के टर्म में उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन में डी स्क्वायर का टर्म दिखता है, तो आप उसको रिप्लेस करेंगे माइनस ऑफ ए स्क्वायर से, क्लियर, ना कि डी को ए से, सिर्फ डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है। और अगर नीचे डिनोमिनेटर में आपको डी स्क्वायर का टर्म नहीं मिलता है, इनकेस आपको सिर्फ डी मिलता है, तो फिर हमको नीचे डी स्क्वायर डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर का टर्म बनाना पड़ता है। उसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऊपर नीचे आप रेशनलाइज कर दीजिए, जो भी टर्म आपके पास डी की दे रखी है, कांस्टेंट टर्म के रेशनलाइज करना हम लोग जानते होंगे कि डिनोमिनेटर में जो भी आपके पास ए एक्स प्लस बी है, तो आप ए एक्स माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डिनोमिनेटर में ऑटोमेटिकली डी स्क्वायर का टर्म आ जाएगा, और देन आप इस केस को रख सकते हैं। बाकी चीज़ें और भी चीज़ें मैं आपको क्वेश्चन के दरमियान क्लियर करता रहूँगा। आप देखिए करना क्या है आपको, अगर ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ एफ ऑफ डी स्क्वायर इज साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स के केस में होता है, तो ये देखिए डी स्क्वायर की जगह में हमने क्या रख दिया, माइनस में स्क्वायर साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स। ठीक है, बस बट हमको ये याद रखना है कि एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर, जब आप डी स्क्वायर को माइनस ऑफ ए स्क्वायर रखते हो, तो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो जाता है तो उसके लिए ये केस आपको लिखा हुआ है, अगर 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का टर्म मिलता है, या ये टर्म ना भी हो चलेगा, लेकिन अगर नीचे साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स है, मतलब क्यू की वैल्यू साइन ए एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, और डी स्क्वायर की जगह आपने माइनस ए स्क्वायर रखा, और उससे क्या हुआ कि आपको ये रखने पे जीरो मिल गया, तो फिर ये केस फेल हो जाएगा। और केस फेल होने की कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको केस फेल होने पे आपको ऊपर x इंक्लूड करना है, ये तो एक जनरल फॉर्म होता है, x को आप ऊपर डिनोमिनेटर में इंक्लूड करिए, और नीचे जो भी डिनोमिनेटर का टर्म है उसको आप d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, और तब तक डिफरेंशिएट करना है जब तक नीचे से मतलब डिनोमिनेटर से जीरो का टर्म खत्म ना हो जाए। क्लियर, जैसे यहाँ डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, अगर यही चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसी को मैं क्लियर करके बता रहा हूँ। देखिए, अगर आपने 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लाइक ये है आपके पास, और आपने के पास है साइन ए एक्स, ये केस आया था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप, क्योंकि डी स्क्वायर की जगह माइनस या ए स्क्वायर रखते हो, तो ये ऑटोमेटिकली माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जीरो हो जाएगा। जैसे ही जीरो हो जाएगा तो ये केस फेल हो जाएगा। तब आपको क्या करना है, ऊपर एक्स इंक्लूड करना है, नीचे डी के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, डी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2d। क्लियर, और इसको एज इट इज रख दीजिए साइन। अब अगर नीचे मल्टीपल टर्म है, डी स्क्वायर का टर्म अगर आता है, तो हम अगेन डी स्क्वायर को माइनस ऑफ ए स्क्वायर रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको सिंगल टर्म डी मिला। इसका मतलब क्या है कि x/2 को आप अलग करिए, 1/d ऑफ साइन ए एक्स, ये टर्म होगा। क्लियर, और 1/d का मैं आपको, इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप पहले वीडियो देखिएगा, जो इसका पार्ट 1 का वीडियो है, वहाँ पे मैंने बताया कि 1/d का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। इस 1/d को आप हटाएंगे तो यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, दैट मीन x/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स डी एक्स। और साइन ए एक्स को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में कॉस ए एक्स, ठीक है, और फिर ए एक्स को करोगे तो डिवाइडेड बाई ए भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये माइनस बाहर कर दीजिए, x/2 इंटू ए 2a हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ ए एक्स। ये देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ये देखिए कैसे आया है वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझाई। क्लियर, और सेम यही प्रोसीजर आपको करना है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा मैंने बताया आप वैसा करिए कि अगर आपके पास डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के टर्म में डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, ऊपर एक्स को इंक्लूड कीजिए, नीचे डी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। अगर डी स्क्वायर का टर्म मिल रहा है तो वापस से डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर को डब कर दीजिए। अगर फिर भी जीरो हो रहा है
तो ऊपर एक्स स्क्वायर कर दीजिए, मतलब ऊपर एक बार और एक्स इंक्लूड कीजिए और नीचे फिर से डी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए। फिर डी स्क्वायर मिल रहा है तो आप वापस से डी स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर रखिए, और अगर फिर भी जीरो हो रहा है तो फिर अगेन तीसरी बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। जब तक हम डिफ्रेंशिएट करते रहेंगे जब तक नीचे से जीरो का टर्म खत्म ना हो। क्लियर? सेम वही यहाँ पे तो मैंने एक ही बार डिफ्रेंशिएट किया और देखिए नीचे डी का टर्म डी ही मिला, डी स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, तो रखने का सवाल ही नहीं उठता। देन अगेन हमने 1/d का मतलब इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन कर दिया और ये सोल्यूशन हमको मिल गया। सेम एज इट इज ये मैंने साइन ए एक्स के लिए बताया है, अगर कॉस ए एक्स के लिए होगा वो भी देख लीजिए आप। देखिए मैं कॉस ए एक्स के लिए भी बता रहा हूँ। देखिए कॉस ए एक्स में क्या होगा, अगर 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है और ये क्या है आपके पास कॉस ए एक्स। क्लियर? अब आपने यहाँ पे पुटअप किया डी स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर, जो कि केस फेल हो रहा है, केस फेल हो रहा है। तो हमने क्या किया, एक्स को ऊपर इंक्लूड किया, नीचे डी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 2d हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा कॉस ऑफ ए एक्स। फिर मैंने कहा x/2 को आप अलग रखिए, 1/d ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स। 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो दिस विल बी x/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स, और x/2 कॉस ए एक्स को आप इंटीग्रेट करोगे तो आएगा साइन ए एक्स, और फिर ए एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो डिवाइडेड बाई ए। तो ये आपके पास सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, x/2a साइन ए एक्स। क्लियर? यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वही टर्म लिखा हुआ। ठीक, कैसे आता है क्या क्या करते हैं वो चीज़ें मैंने आपको डिस्क्राइब किया। क्लियर? बाकी कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, इसमें ध्यान दीजिए कि अगर माइनस ऑफ ए स्क्वायर है इसका मतलब ये नहीं है कि माइनस ऑफ ए का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसमें कि अगर आपके पास साइन 2x है तो माइनस ऑफ जो ए स्क्वायर लिखा, अगर ए की वैल्यू 2 है तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर मतलब 4। मैंने ये नहीं लिखा है कि माइनस ऑफ ए होल स्क्वायर है, तो माइनस ऑफ ए का होल स्क्वायर करोगे तो -2 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू तो खैर -4 है। ठीक, आपने यहाँ पे सिर्फ क्या किया 2 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया तो माइनस ऑलरेडी लगा होगा और ये -4 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने -2 का होल स्क्वायर किया है तो ये 4 आएगा। तो वही ये बोल रहा है कि ये इक्वल नहीं होता है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम हम लोग एक ही चीज़ें +4 कर देते हैं तो प्लस कभी नहीं आएगा, हमेशा वो चीज़ माइनस में ही आएगी आपके पास। ठीक है, अगर साइन 3x है तो डी स्क्वायर की वैल्यू -9 हो जाएगी, साइन 4x है तो डी स्क्वायर की वैल्यू -16 हो जाएगी, साइन 2x है तो डी स्क्वायर की वैल्यू -4 आएगी। माइनस ऑलवेज उसमें रहेगा क्योंकि हमने स्क्वायर सिर्फ ए का किया है ना कि माइनस का। ठीक है, इफ आफ्टर रिप्लेसिंग डी स्क्वायर बाई माइनस ए स्क्वायर एफ ऑफ डी कंटेन्स इन टर्म्स ऑफ डी देन डिनोमिनेटर इज रेशनलाइज्ड टू ऑब्टेन द इवेंट। वही जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप डी स्क्वायर को माइनस ऑफ ए स्क्वायर लिखते हो और डिनोमिनेटर में आपको डी स्क्वायर का टर्म नहीं मिलता है, सिर्फ डी का टर्म है, तो नीचे डी स्क्वायर का टर्म बनाने के लिए उस डिनोमिनेटर की टर्म को हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, रेशनलाइज कर देंगे तो अपने आप वो चीज़ डी स्क्वायर के टर्म में आपको नीचे डिनोमिनेटर में मिल जाएगी। ठीक है, इसी में चौथा केस है आपके पास। चौथा केस क्या बोलता है कि अगर क्यू आपके पास, नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, देन मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये क्या है, अगर क्यू आपके पास कैसा है e टू द पावर ax के टर्म में, e टू द पावर ax इंटू v। अब आपके क्या है वैन q इज इक्वल टू व्हाट e टू द पावर ax इंटू v। दो टर्म होंगे आपके पास, लेकिन उसमें से एक टर्म का एक्सपोनेंशियल होना कंपलसरी है। ये टर्म आपके पास कुछ भी हो सकता है, अभी हमने 2-3 केस पढ़े हैं, या तो ये पॉलिनोमियल का टर्म भी हो सकता है और या फिर ये ट्रिग्नोमेट्री का टर्म भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है भी, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल टर्म फिक्स है, ये होगा ही होगा। हाँ, ए की वैल्यू बदल सकती है, e टू द पावर x हो सकता है, e टू द पावर 2x होता है, e टू द पावर -3x हो सकता है, लाइक कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्सपोनेंशियल टर्म होगा। लेकिन ये जो मैंने v रखा है, v उस टर्म को बोलेंगे, v कोई सा भी टर्म हो सकता है आपका, पॉलिनोमियल भी हो सकता है। मतलब अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो ये ऐसा भी हो सकता है e टू द पावर ax इंटू एक्स
या e टू द पावर 3x इंटू साइन ए एक्स या कॉस एक्स। यही दो केसेस पढ़े हैं अभी हमने। या तो पॉलिनोमियल का टर्म होगा और या तो ट्रिग्नोमेट्रिक का टर्म होगा, लेकिन उसके साथ एक्सपोनेंशियल टर्म जरूर होगा, तभी वो मिलके दो टर्म होंगे। तब उसके लिए आपको क्या करना है, ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वेयर वी इज साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स या फिर एक्स टू द पावर m का केस होगा, जो कि आपको वहाँ पे लिखा हुआ है। इस केस में आपको पी आई निकालने के लिए क्या करना है, तो पी आई क्या हो जाएगा आपके पास 1/f(d) e टू द पावर ए एक्स इंटू वी। इसके केस में आपको क्या करना है, e टू द पावर ए एक्स को बाहर लेके आना है, ये बाहर ले आए। बाहर ऐसे ही नहीं आ गया है, जब ये बाहर आया तो इसने d को किससे रिप्लेस कर दिया, d प्लस ए से, ठीक है। और ये v यहाँ पे रहेगा। अब जो भी v का केस लगता होगा वो यहाँ लगा दीजिए। अगर साइन ए एक्स है या कॉस ए एक्स है तो हम डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रख देंगे इसको सॉल्व करने के बाद। और अगर एक्स टू द पावर m का केस है तो फिर हम डी की मिनिमम पावर को कॉमन लेके इसको ऊपर ले जाइए और सीरीज बना दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। इसके सारे प्रीवियस लेक्चर आप देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें मैंने इंडिविजुअल एक एक केस बताए हैं, ठीक है। उसी हिसाब से ये चौथा केस था, ये जो मैंने अभी वहाँ पे लिखा है सेम वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए e टू द पावर ए एक्स 1/f(d प्लस ए), e टू द पावर एक्स को बाहर लेके आया तो हमने d को क्या किया, d प्लस ए से रिप्लेस किया, और उसके बाद इसमें जो भी टर्म डी स्क्वायर या d की टर्म बनेगी उसके साथ v का केस लगा देंगे और आंसर हमको मिल जाएगा। क्लियर। चलिए इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये केस है आपके पास, क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन क्लियरली मेंशन है, अदरवाइज मैं फिर से लिख देता हूँ, आपको देख लीजिए। जिसको नहीं समझ में आ रहा हो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 क्यों लिखा, चलिए कोई बात नहीं, 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने आपको बताया, देखिए क्यों, पी आई तो हमारा पूरा इस पर डिपेंड करता है। अभी हमको दिख रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म तो है, लेकिन ये साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स के टर्म में नहीं है, यहाँ स्क्वायरिंग का टर्म आ गया। तो स्क्वायरिंग के टर्म को हमको पहले रिड्यूस करना होगा। इसमें साइन ए एक्स स्क्वायर में नहीं होना चाहिए, लीनियर फॉर्म में होना चाहिए। लीनियर फॉर्म मैं आपको दो इसके फॉर्मूले लिखवा देता हूँ, या तो कभी साइन स्क्वायर एक्स होगा कभी कॉस स्क्वायर एक्स होगा। तो हमको पता है, वी नो दैट कि कॉस 2x बराबर क्या होता है, क्या होता है, अगर कॉस के टर्म में लिखते हो तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स को अगर आप एलिमिनेट करोगे, -1 को उठा के इधर ले आओ, तो 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या, कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर। और एक दूसरा फॉर्मूला होता है कॉस 2x का साइन के लिए, वो क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से आप साइन स्क्वायर को एलिमिनेट करोगे तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। अगर कॉस स्क्वायर एक्स का टर्म आता है तो आपको 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, हालांकि ये बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं, आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन यहाँ पे इसको कैसे और कब यूज़ करना है वो मैंने आपको बताया कि इन दोनों को, अभी यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स की टर्म है दिख रही होगी आपको, तो मुझे इसको साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स के टर्म में रिड्यूस करने का एक और सिंगल मात्र यही तरीका है कि आप उसको कॉस 2x के फॉर्मूले में ब्रेक कर दीजिए। तो देखिए, अभी तो पहले हम लोग इसकी ऑक्सिलरी के पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना, ये तो जनरल फॉर्म लिखा हुआ है, डी के टर्म में इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाइए, क्या आएगा डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू क्या 4 कॉस स्क्वायर एक्स। ये मिला आपको, ठीक है। अब आप इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना दो। ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं डी इज इक्वल टू एम, रख दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 विल बी 0, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसके दो फैक्टर मिलेंगे, चाहो तो मैं पूरा फैक्टर निकाल के बता देता हूँ, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस m, ये सब मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2। इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं, ठीक है।
यहाँ से m को कॉमन ले लीजिए, तो m+2 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो m+2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो फैक्टर मिले मुझे, m+2 एंड m+1 इज इक्वल टू 0। अब या तो m+2 इज इक्वल टू 0 है, तो m इज इक्वल टू -2, और या तो m+1 इज इक्वल टू 0 है, तो m इज इक्वल टू -1। तो ये दो हमको इसके रूट मिल गए। कौन से? एक तो m बराबर -2 और दूसरा m इज इक्वल टू -1। ये दोनों मिल गए। दोनों रूट्स कैसे हैं? रियल है और डिस्टिंक्ट है। तो इसका CF क्या होता है? मैं यहीं पे कर रहा हूँ, देखिए, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, रूट्स अगर रियल और डिस्टिंक्ट है तब हमारे पास CF क्या होता है? C1 e टू द पावर m1x। तो m1 अगर -2 है तो ये हो जाएगा -2x, प्लस C2 e टू द पावर -1 है तो दिस विल बी माइनस। ये आपका CF निकल आया। अब आते हैं PI की बारी। नाउ PI इज इक्वल टू, PI कैसे निकालते हैं? 1 जो भी आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ D मिली है उसको लिख दीजिए और इनटू में Q। ठीक है, तो PI इज इक्वल टू 1 ऑक्सिलरी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ D इज व्हाट? D² प्लस 3D प्लस 2। लिख दीजिए D² प्लस 3D प्लस 2 और इनटू में Q। Q की वैल्यू क्या है आपके पास? 4 cos स्क्वायर x। क्लियर? तो मैं 4 को तो एज इट इज लिखा रहने देता हूँ, और cos स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हो? 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। चाहे तो आप इस 2 से इस 4 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो क्या आपको एक कांस्टेंट मिलेगा 2। 2 आप ऊपर सेपरेट कर दीजिए, उसका कोई काम नहीं है, और D² प्लस 3D प्लस 2 इंटू में क्या है आपके पास? 1 प्लस कॉस ऑफ 2x। क्लियर? अब जैसे हम डिफरेंशिएशन या मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि अगर ब्रैकेट के अंदर दो चीज़ें हैं, एक चीज़ को बाहर से मल्टीप्लाई करना है तो वो दोनों में अलग अलग जाएगी। तो ये पूरा टर्म एक बार 1 के साथ और यही पूरा टर्म एक बार cos 2x के साथ जाएगा। तब देखिए क्या हो जाएगा। आप यहाँ से 2 तो पूरा सेपरेट करके ही रखिए। कैसा आएगा? 1/D² प्लस 3D प्लस 2 और इंटू में 1। और 1 को कैसे सॉल्व करोगे? कांस्टेंट टर्म हमेशा हो, जब भी आप, अगर आपके पास 1 2 3 4 लाइक कोई नंबर्स में अगर कांस्टेंट मिलते हैं तो हम हमेशा उसको एक्सपोनेंशियल टर्म में अगर लिख दें तो एक्सपोनेंशियल का केस हमको पता है, हम डायरेक्ट उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ? e टू द पावर 0 इंटू एक्स, और e टू द पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो लिखा मैंने वही चीज़ है, लेकिन केस को उस फॉर्म में बनाने के लिए मैंने इसको e टू द पावर 0 इंटू एक्स लिखा। प्लस सेम एज इट इज फिर से लिख दीजिए 1/D² प्लस 3D प्लस 2 और इंटू में क्या? cos 2x। यहाँ पे वो केस लग जाएगा जो मैंने अभी आपको बताया है कि cos ax या sin ax में D² की जगह पे रखते हैं। तो देखो इस केस के लिए e टू द पावर ax के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे? हम d बराबर a रखेंगे, जहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 0। और इस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये दूसरा केस है जहाँ पे D² बराबर माइनस में a² रखेंगे, और a की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 2। तो ये क्या हो जाएगा? -2²। दिस विल बी -4। ठीक है, इन दोनों को अब देखिए मैं रख रहा हूँ, रखते हैं तो देखिए 2 तो एज इट इज है, वैसे ही बाहर लिख दीजिए आप, इज इक्वल टू में PI निकालते हैं 2 इंटू यहाँ रखोगे, यहाँ पे d बराबर a बराबर 0 है तो यहाँ रख दो, तो 0 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 प्लस 2 इंटू e टू द पावर 0x प्लस 1/D² की जगह पे आपको पुटअप करना है -4, तो रख दो यहाँ -4 प्लस 3D प्लस 2 और इंटू में क्या? cos ऑफ 2x। ठीक है, 2 इंटू इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ गया,
और वापस से e टू द पावर 0 1 ही होता है तो उसको 1 ही लिख दीजिए, प्लस यहाँ जो भी प्लस माइनस हो रहा है कर दीजिए, 3D तो 3D ही है, लिखा रहने दीजिए, -4 + 2 है तो ये -2 हो गया, और ये क्या है cos 2। ठीक, अब मैंने आपको यही चीज़ वहाँ पे बताई थी कि अगर sin ax cos ax का केस हो और डिनोमिनेटर में आपके पास d² का टर्म नहीं है, तब हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में है उसको रेशनलाइज कर देते हैं। क्लियर? तो रेशनलाइज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 1/2 प्लस जो भी नीचे टर्म लिखी हुई है उसका अपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो मैं 3D - 2 है तो इसका अपोजिट साइन होगा 3D + 2, तो 3D + 2 से आप ऊपर और 3D ये -2 और ये 3D + 2 ये यहाँ कर दिया, ये cos 2x बंद कर इज इक्वल्स टू 2 को एज इट इज लिखा रहने दीजिए, 1/2 प्लस ऊपर का टर्म तो लिखा ही रहेगा 3D + 2। अब देखिए नीचे a - b और a + b क्या होता है, a² - b²। a² मतलब 3D का स्क्वायर कितना होगा 9D² और -2 का स्क्वायर मतलब 4। और अब ये केस देखिए, अब देखिए यहाँ d² बन गया और यही मुझे यहाँ पे रखना है। यहाँ पे क्या रखेंगे, फिर से हम वही रखेंगे, क्या, d² इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a² इज इक्वल्स टू माइनस में 4, यहाँ रख दो, क्या आएगा 2 इंटू 1/2 प्लस 3D + 2 अपॉन 9 इंटू d² की जगह पे -4 रखा है तो ये -4 और ये cos ऑफ 2। क्लियर? अब देखिए 2 तो वैसे ही बाहर है, ये 1/2 भी एज इट इज प्लस 3D + 2 डिवाइडेड बाय 9 4 जा 36 -36 और -4 कितना हो गया माइनस में 40 और ये cos ऑफ 2x। देखिए डिनोमिनेटर से d का टर्म खत्म हो चुका है और सिर्फ ऊपर 3D + 2 है, तो इस cos 2x को दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि d खत्म होना चाहिए। चाहो तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो 2 को अंदर लेके जाओगे तो ये 1 हो जाएगा, प्लस भी नहीं आएगा माइनस आ जाएगा, है ना, यहाँ क्या आएगा माइनस, और इस 2 से इस 40 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1/20। यहाँ 3D में मल्टीप्लाई करेंगे क्या, 3D cos 2x प्लस 2 इंटू cos 2x 2 इंटू cos 2x, तो 2 cos 2x तो पूरा आ चुका है सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ d बचा हुआ है। d मतलब होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो cos 2x को अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, cos 2x का क्या हो जाएगा माइनस में sin 2x और फिर 2x का करेंगे तो 2, तो ये क्या आएगा आपके पास 1 - 1/20, अंदर क्या बचा 3 इंटू cos 2x का माइनस में 2 sin 2x। क्लियर? और ये वाला प्लस में 2 cos 2x, इसको चाहो तो बड़े ब्रैकेट में लिखो। ठीक, अब आप चाहें तो 2 दोनों में है, उसको बाहर ला के नीचे 20 से कैंसिल कर सकते हैं, तो कर दीजिए, ये क्या आएगा 1 माइनस ये 1/10 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस की टर्म को पहले लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 cos 2x माइनस 3 sin 2x, बस यही आपका PI होगा। क्लियर? 1 - 1/10। अब आपको कुछ नहीं करना है, CF + PI करना है। CF आपके पास ये लिखा हुआ है, ये पूरा CF का केस लिखा हुआ है। ठीक, और ये पूरा आ गया PI, क्या, ये है पूरा PI। ठीक है, तो y बराबर इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, CF + PI दोनों को ऐड करके आप लिख दीजिएगा, वही आपके पास क्या होगा आंसर। ठीक है, y बराबर CF + PI इज यही। देख लीजिए अगर इसको किसी को
कोई दिक्कत हो तो? कुछ नहीं है, जैसा टर्म दिया हुआ है उसके ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लीजिए। डी इज इक्वल टू एम पुटअप किया, क्वाड्रेटिक का फॉर्म आ गया। क्वाड्रेटिक का फॉर्म इसलिए आया क्योंकि सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी। सॉल्व किया, एम के दो रूट मिले, दोनों रूट मुझे रियल और स्ट्रिंग मिले, तो सी एफ का केस लगाया। रियल और स्ट्रिंग के लिए क्या होता है, सी वन ई की पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई टू दी पावर एम टू एक्स। एम वन एम टू को दोनों को रख दिया। उसके बाद पी आई को फाइंड आउट करना है, तो वन अपॉन एफ ऑफ डी इंटू क्यू हो गया। डी का जो भी टर्म ऑक्सिलरी इक्वेशन में इन टर्म्स ऑफ डी मिला था उसको लिख दीजिए, ये मैंने लिख दिया। कॉस स्क्वायर एक्स का कोई केस होता नहीं है, हमारे पास साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स होता है, तो मैंने कॉस स्क्वायर एक्स को यहाँ से कॉस टू एक्स के फॉर्म में रिड्यूस कर लिया। जो भी आता था कैंसिल आउट हो रहा था, कैंसिल आउट कर लिया। और फिर दोनों में अलग अलग टर्म में सेपरेट कर दिया डी स्क्वायर के फंक्शन को। यहाँ पे सिर्फ वन आया था, वन को मैंने ई टू दी पावर ए एक्स के फॉर्म में रिड्यूस किया। इसलिए किया क्योंकि ये सबसे आसान केस होता है डी इज इक्वल टू ए पुटअप करना, और ए की वैल्यू यहाँ पे 0 है, ये यहाँ पे रख दिया। तो देखिए बहुत ही इजीली अगली लाइन में ये सॉल्व हो गया। और इस वाले केस के लिए cos 2x का फॉर्म बन गया, जहाँ पे डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर है। ए की वैल्यू क्योंकि cos 2x था इसलिए ए की वैल्यू 2 है, ये रख दिया। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, -4। इसको उठा के डिनोमिनेटर में रख दिया, तो -4 प्लस 3d प्लस 2, जो भी माइनस हो रहा था उसको कर दिया। नीचे डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म बचा, डी स्क्वायर की कोई टर्म नहीं थी, तो डी स्क्वायर नीचे डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर का टर्म बनाने के लिए हमने इसको रेशनलाइज किया। रेशनलाइज करने के लिए अगर यहाँ नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस से कर दो, अगर नीचे प्लस है तो ऊपर नीचे आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, मैंने भी कर दिया। तो ऊपर तो कुछ नहीं, लेकिन नीचे डी स्क्वायर का टर्म बन गया। देखिए एक प्लस भी है माइनस भी हो गया। फिर से वापस से डी स्क्वायर की जगह माइनस ऑफ ए स्क्वायर रख दिया। फिर जो भी मल्टीप्लाई हो रहा था कर दिया। डी का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएट कर दिया, और फाइनल मुझे पी आई फाइंड आउट हो गया। बस इतना ही काम करना है। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन मैं आगे बताता हूँ। ओके, नोट कर लिया। वापस से आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पहले प्रीवियस लेक्चर सारे अटेंड कीजिए, उनको थॉरोली देखिए। आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी कि इस स्लाइड में या इस केस में मैंने क्या किया है ना। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हर केस में नहीं बताई जाती, वो आपको टॉपिक के शुरुआत में ही बता दी जाती हैं, तो आप उन चीज़ों को ज़रूर देखेंगे। तो आपको यहाँ पे मैंने क्या क्या चीज़ें किया है, हालांकि मैं रिपीट कर देता हूँ फिर भी, लेकिन आप वीडियो देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि वहाँ पे मैं पूरी उस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, डी स्क्वायर माइनस 4 ई टू दी पावर एक्स प्लस साइन 2x। दूसरे क्वेश्चन को एक क्वेश्चन और सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको दो केस तो है, लेकिन मल्टीप्लाई में नहीं है, दोनों सेपरेट दिए हुए हैं। और सेपरेट करने का मतलब है कि अगर दो फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस लगा हुआ है, दैट मीन्स दोनों फंक्शन सेपरेट है, और उन दोनों में आप डी के फंक्शन को पी आई निकालते समय अलग अलग यूज कर सकते हैं। अलग अलग यूज करेंगे तो अलग अलग आपके पास केसेस यूज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे e टू दी पावर एक्स और साइन 2x है, अगर ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में होते तो केस दूसरा होता, लेकिन ये दोनों प्लस में लगे हुए हैं तो ये फंक्शन दोनों के साथ आएगा, और दोनों के साथ सेपरेट होकर अलग अलग पी आई निकल जाएगा, और उसको वापस से हम बाद में असेंबल कर देंगे, वही हमारा फाइनल पी आई होगा। देखिए मैं वही करूँगा। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास, डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस साइन 2। याद रखिएगा प्लस माइनस से सेपरेट होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई का केस नहीं है। ओके, सो इसका वो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लो।
स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये लिखी हुई है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सिलरी फॉर्म बनाइए। ऑक्सिलरी फॉर्म क्या बोलता है कि पुट कर दें हम क्या, डी इज इक्वल टू एम। जैसे ही आप एम रखेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, एम स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स एम स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, सो एम विल बी प्लस माइनस टू। यहाँ पे भी आपको दो रूट मिले, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, टू एंड माइनस टू। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि ये दोनों इक्वल है, एक प्लस में है एक माइनस में, मतलब रूट्स क्या है, रियल है और डिस्टिंक्ट है। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल और डिस्टिंक्ट के लिए केस क्या होता है, एफ इज इक्वल टू सी वन ई टू दी पावर टू एक्स हो जाएगा प्लस सी टू ई टू दी पावर माइनस टू। ये आपका सी एफ फाइंड आउट हो गया। अब हमको पी आई निकालना है। तो देखिए पी आई कैसे निकालते हैं, बार बार बता रहे हैं आपको ताकि आपको याद हो जाए। एफ ऑफ डी इंटू में क्या, क्यू, जो क्यू का केस दिया हो वो लिख दीजिए। एफ ऑफ डी मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डी क्या दे रखी है आपको, डी स्क्वायर माइनस फोर, आप भी लिख दो डी स्क्वायर माइनस फोर, और इंटू में क्या है आपके पास, क्यू का फंक्शन ई टू दी पावर एक्स प्लस साइन टू एक्स। मैंने बोला प्लस माइनस अगर फंक्शन के बीच में लगा हुआ है दोनों को सेपरेट कर दीजिए। इस फंक्शन को मैं दोनों में मल्टीप्लाई करता हूँ तो वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ई टू दी पावर एक्स प्लस वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस फोर इंटू में साइन टू एक्स। क्लियर। अब यहाँ का केस ई टू दी पावर ए एक्स का केस है और यहाँ पे साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स का केस। दिस इज केस नंबर 1 एंड दिस इज केस नंबर 3 इन माई स्लाइड। ठीक है, बाकी केस नंबर से कोई मतलब नहीं है, बस आपको केस याद होना चाहिए। यहाँ पे वो 1 है 2 है 3 है, सब अपने अकॉर्डिंग उसको ले सकते हैं। बाकी आप ये याद रखिए यहाँ ई टू दी पावर ए एक्स का केस है, ये साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स का केस है। तो ई टू दी पावर ए एक्स के केस में हम लोग क्या करते हैं, देखो मैं लिख रहा हूँ डी बराबर ए, और ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, और यहाँ पे हम क्या रखेंगे, डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ऑफ ए स्क्वायर रखेंगे। माइनस ऑफ ए स्क्वायर का मतलब है ए की वैल्यू क्या है 2 है, तो माइनस टू का स्क्वायर मतलब माइनस 4, ये दोनों चीजें रखेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं दोनों में अलग अलग रख रहा हूँ, क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो आप रखोगे डी की जगह पे 1 रखोगे तो क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ई टू दी पावर एक्स प्लस 1 अपॉन डी की जगह आप डी स्क्वायर की जगह पे माइनस 4 रखोगे तो क्या होगा माइनस फोर और ये क्या साइन टू। ठीक है, 1 अपॉन 1 स्क्वायर 1 माइनस 4 ई टू दी पावर एक्स प्लस 1 अपॉन माइनस फोर माइनस 8 साइन टू एक्स। पूरा सॉल्व भी हो गया ये। 1 माइनस 4 क्या होता है, माइनस में 1 अपॉन 3 और ये माइनस में यहाँ लगा दीजिए तो माइनस में 1 बाई 8 साइन टू एक्स। यही आपका पी आई होगा। ठीक है, नथिंग एल्स। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, सो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y बराबर सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू सी एफ क्या था, सी वन ई की पावर 2x प्लस सी टू ई की पावर माइनस 2x प्लस पी आई है, तो पी आई क्या है -1/3, सो दिस विल बी -1/3 -1/8 साइन 2x। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, देख लीजिए, अगर आपको कोई डाउट लगता है फिर भी तो कमेंट कीजिएगा, उसमें बताइएगा कि आपका क्या डाउट है, मैं वापस से इस क्वेश्चन को रिपीट करूँ। क्लियर, अभी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे ये दूसरे केस का क्वेश्चन है। प्रीवियस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में यही डिफरेंस है कि वहाँ पे वो दोनों फंक्शन सेपरेट लिखे हुए थे, प्लस या माइनस था, यहाँ पे दोनों
फंक्शन कैसे लिखे हुए हैं आपके पास, मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं। ये यहाँ पे दिख रहा है, मैं फिर से लिख देता हूँ क्वेश्चन को, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 3x। तो अभी इससे पहले जो भी केस नंबर रहा हो, मैंने अभी आपको बताया, मैं केस लिख देता हूँ। केस क्या था कि इफ q इज इक्वल्स टू क्या हो, e टू द पावर ax इंटू वी, ऐसा हो। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही आपको e टू द पावर ax दिखे, ये दिख रहा है, और उसके साथ कोई फंक्शन है, तो आपके माइंड में तुरंत ये क्लिक कर जाना चाहिए कि ये वाला केस लगेगा, e टू द पावर ax इंटू वी का केस यहाँ पे हम लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी हम x को लेके भी लगा सकते हैं, लेकिन e टू द पावर x सबसे इजी होता है। आप अगर दो फंक्शन में से एक फंक्शन e टू द पावर ax है, तो हम e टू द पावर ax का ही केस लगाएं, e टू द पावर x इंटू वी। और ये क्या बोलता है कि मान लीजिए ये है आपके पास f ऑफ d, मैं वापस से लिख दे रहा हूँ, और e टू द पावर ax इंटू वी है। तो ये कैसे सॉल्व होता है, e टू द पावर ax को हम बाहर लेके आते हैं और d को d प्लस a से रिप्लेस कर देते हैं और v के साथ उसका केस लगा देंगे। ठीक है, ये करना है। सेम वही चीज़ अब मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। देखो, पहले तो सिंपली आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ तो क्या बनेगा, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 3। ठीक है, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना दीजिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, डी इज इक्वल टू एम रख दो, एम रखोगे तो एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये मुझे साफ साफ दिख रहा है m माइनस 1 का होल स्क्वायर है, सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। m माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो m इज इक्वल टू 1 1। देखिए बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे कर देते हैं कि m माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो m इज इक्वल टू 1। 1 नहीं होगा, अगर आपके पास सेकेंड ऑर्डर में डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है तो उसके रूट भी 2 ही होंगे, कम से कम 2, और ज़्यादा से ज़्यादा भी 2, 2 से ज़्यादा भी नहीं हो सकते क्योंकि इसका ऑर्डर 2 है। क्लियर, अगर आप एक लिख दोगे, एक लिखने का मतलब है उसका एक रूट है, एक रूट है इसका मतलब वो लीनियर के फॉर्म में है। तो लीनियर तो है नहीं है, मतलब लीनियर है लेकिन इसका ऑर्डर क्या है, सेकंड ऑर्डर में है। तो अगर सेकंड ऑर्डर में है तो जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना ऑर्डर होता है उसके उतने ही रूट होते हैं। तो यहाँ पे अगर इसका 2 ऑर्डर है तो इसके रूट भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो m माइनस 1 का होल स्क्वायर दिस विल बी 1 1। और अगर ये भी नहीं समझ में आता तो देखिए मैं ये भी लिख देता हूँ, m माइनस 1 के होल स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, m माइनस 1 इंटू एम माइनस 1 बराबर 0। या तो m माइनस 1 बराबर 0 और m माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से भी m बराबर 1 आएगा और यहाँ से भी m बराबर 1 आएगा। ठीक है, कभी ऐसा मत करना कि सिंगल रूट मिल जाए आपको। ठीक, तो इसका CF क्या होगा, दोनों इक्वल रूट है तो क्या होता है आप, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि CF के भी पूरे केस आप प्रीवियस लेक्चर जरूर अटेंड कीजिए और पूरे देखिए, तब आपको CF का केस भी, आप जो डायरेक्ट उठ के ये वीडियो को देखेंगे तो उन्हें ये नहीं पता चलेगा कि मैंने ये CF का केस कैसे लिख दिया। लेकिन अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो वहाँ पे मैंने इसको थॉरोली एक्सप्लेन किया है कि CF का केस किस केस में कौन सा CF का केस लगेगा। अभी यहाँ पे दोनों रूट इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, C1 x इंटू C2 e टू द पावर जो भी है 1 इंटू एक्स मतलब x। ये आपका CF फाइंड आउट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, PI निकालना है। तो मैं PI बताता हूँ। PI क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू में क्यू। ठीक, एफ ऑफ डी जो आपको दिया हुआ था ऑक्सिलरी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डी, तो चाहो तो ये लिख दो और चाहो तो d माइनस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, मैं उसी को लिख देता हूँ, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1। क्लियर, और क्यू जो था आपके पास e टू द पावर क्या था, 3x इंटू में एक्स स्क्वायर। क्लियर, ये केस क्या बोलता है कि e टू द पावर 3x को आप बाहर लेके आते हैं, तो मैं भी ले आता हूँ, ये मैं ले आया e टू द पावर 3x को बाहर। ठीक है, 3x को बाहर ले आया, फिर हम d को किससे रिप्लेस करते हैं, d प्लस ए। d को किससे रिप्लेस करेंगे, d प्लस ए से।
और डी प्लस ए मेरा क्या है, डी प्लस ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये है ए, दिस इज ए इज 3, तो डी को डी प्लस 3 से रिप्लेस कर दो यहाँ पे, तो क्या आएगा डी प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी प्लस 3, जहाँ जहाँ पे डी है उसको डी प्लस 3 से रिप्लेस कर दो, प्लस 1 और इंटू में क्या वी, और उसके साथ जो था वी यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर का टर्म, क्लियर। अब इसको आप ओपन कर लीजिए, सो ई टू द पावर 3x 1 अपॉन डी प्लस 3 के होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो क्या आएगा डी स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2ab मतलब 6d माइनस 2d, माइनस 2 का 3 में किया तो माइनस 6 प्लस 1 और ये x स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 1 अपॉन डी स्क्वायर का तो कोई टर्म नहीं है तो डी स्क्वायर लिखा रहने दीजिए, 6d और माइनस 2d कितना हो गया 4d, तो ये हो गया प्लस में 4d और 9 प्लस 1 ये कितना हुआ आपके पास 10, 10 माइनस 6 करेंगे तो 4, मतलब 10 माइनस 6 4, हाँ प्लस में है तो ये प्लस में आ जाएगा और इंटू में, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप चाहे तो यहीं से 4 को कॉमन लेके बना सकते हैं, या मुझे दिख रहा है कि ये होल स्क्वायर बना हुआ है तो उससे थोड़ा क्वेश्चन और आसान हो जाएगा, e टू द पावर 3x 1 अपॉन ये क्या लिखा हुआ है d प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये, ठीक है। अब इसको आप 1 प्लस डी या 1 माइनस डी बनाना है, लेकिन यहाँ पे तो 2 लिखा हुआ है तो आप यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे, लेकिन 2 कॉमन लेंगे तो इस ब्रैकेट के अंदर से जो भी चीज निकलेगी वो स्क्वायर होके निकलेगी, तो अगर आप 2 निकाल रहे हैं तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 बाहर आएगा, मतलब ये कैसा आएगा आई इज इक्वल टू 1 अपॉन, सॉरी e टू द पावर 3x नहीं लिखा, इसको ऊपर लिख दो, e टू द पावर 3x 1 अपॉन यहाँ से 4 को बाहर लिया और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर, 1 प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर और इंटू में क्या, फिर मैंने कहा था जो डी का टर्म बने उसको उठा के ऊपर ले जाके सीरीज बनाना है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। e टू द पावर 3x 1/4 कांस्टेंट है, चाहो तो यहीं लगा दो और इसको पूरे को ऊपर लेके जाओगे तो क्या आएगा ये 1 प्लस डी बाई 2 की पावर -2 और ये x स्क्वायर, ठीक है। आई थिंक एक एक चीज क्लियर कर रहे हैं, आनी भी चाहिए आपको। e टू द पावर 3x अपॉन 4 एज इट इज लिख दो, इसको 1 प्लस डी या 1 माइनस डी की पावर -2d में रहता है, तो मैंने इसके लिए सारे फॉर्मूले और सारी सीरीज प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, आप वहाँ से जाके स्लाइड देख लीजिए, मैंने समझाया भी है, समझ लीजिए या वहाँ से याद कर लीजिए, जो भी आपको सुटेबल लगता हो आप वो कर सकते हैं। इसको आप ओपन करोगे तो ये आपके पास क्या आएगा, मैंने ये भी बताया कि अगर 1 प्लस डी या 1 माइनस डी की पावर n है तो कई बार हमको ये कंफ्यूजन होता है कि हम इस सीरीज को कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, इस d को x की जो पावर हो d की उतनी ही पावर तक एक्सपेंड करना होता है। अगर x की पावर 2 है तो मैं इस सीरीज को d की 2 पावर तक ही एक्सपेंड करूंगा, उसके आगे मुझे करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो लिख सकते हैं लेकिन लिखने का कोई मतलब नहीं होगा, वो सारे टर्म क्या हो जाएंगे जीरो, तो ये क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस में होता है तो माइनस में आता है, क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 इंटू डी बाई 2, 1 माइनस एन एक्स, और अगला टर्म क्या आएगा इसका माइनस में है तो अगला टर्म प्लस का आएगा, वहाँ 2 है तो यहाँ अगला टर्म क्या आएगा 3 आएगा और ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर मतलब ये पूरे को डी बोल रहे हैं तो डी बाई 2 का होल स्क्वायर और प्लस करके आप इसको छोड़ दीजिए, हालांकि अगला टर्म माइनस होगा लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये क्या आएगा e टू द पावर 3x अपॉन 4, ये कैसे आया है ये आप प्रीवियस वीडियो देखिए, आपको वहाँ पे मैंने सीरीज कैसे ओपन की है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को अब हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वायर को 1 में करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा
ये टू कैंसिल हो जाएगा और माइनस में डी ऑफ ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे प्लस 3 तो एज इट इज रहेगा और ये 2 का स्क्वायर करोगे तो बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या आया डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अगला टर्म लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बस ये डॉट करके छोड़ दीजिए। ये क्या आएगा ई टू द पावर 3x डिवाइडेड बाई 4। ये क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस डी ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब डिफरेंशिएशन करना है आपको एक्स स्क्वायर का विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सिर्फ डी लिखा हुआ है मतलब एक बार करना है, अगर डी स्क्वायर होता तो 2 बार करते। जैसे अगले टर्म में देखिए डी स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको हमको 2 बार करना होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डी है मतलब एक बार करना है, तो एक्स स्क्वायर को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2x और प्लस 3/4 एज इट इज लिखा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर को के साथ डी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर को 2 बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। कैसे बताया भी था, चलिए मैं एक बार और बता देता हूँ। डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है डी ऑफ डी एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। डी का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, ये बाहर वाला डी लिखा रहने दीजिए, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2x, अभी भी एक डी लगा हुआ है, फिर डिफरेंशिएट करोगे तो 2x में क्या आ जाएगा, वही 2 मैंने ये यहाँ पे लिख दिया। क्लियर, आगे कोई भी टर्म नहीं आएगी, सब जीरो हो जाएगा। और ठीक है ई टू द पावर 3x अपॉन 4, आप जो सिंप्लीफाई कर सकते हो कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 2 से आप इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो प्लस में क्या आ जाएगा 3/2। अगर आपको लगता है तो आप अंदर मल्टीप्लाई इसको करें, नहीं लगता है तो मत करो, आप यहीं पे यही हमारा पी आई है, ठीक है। यही क्या आ गया हमारे पास, यही है पी आई, ठीक है। अब y बराबर सी एफ प्लस पी आई कर दो, तो y बराबर सी एफ क्या था हमारे पास, ये हमने लिख रखा था देखिए, ठीक है। और पी आई वो आया, लिख दीजिए C1 प्लस एक्स इंटू C2 ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर 3x अपॉन 4, और ये क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये आंसर, ठीक है। तो एकदम आसान है, ई टू द पावर ए एक्स इंटू वी का केस था, जिसमें आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे, तो दोनों फंक्शन में एक फंक्शन का ई टू द पावर ए एक्स या एक्सपोनेंशियल फंक्शन होना कंपलसरी है। जैसे ही वो लगेगा, जैसे आपको दिख जाए क्वेश्चन में ई टू द पावर ए एक्स का केस है, तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि ये केस लगाना है। ये केस क्या बोलता है कि ई टू द पावर एक्स को बाहर ले आइए और डी को डी प्लस ए से रिप्लेस कर दीजिए, उसके बाद जो आपको डेरिवेटिव टर्म नीचे बनती है उसके साथ v का जो भी फंक्शन हो, अगर यहाँ पे तो एक्स टू द पावर m का केस लगा, सीरीज बनाना था वो मैंने सीरीज लगा के ओपन कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, जो मल्टीप्लाई होना था वो मल्टीप्लाई कर दिया और पी आई फाइंड आउट हो गया। तो एकदम आसान है, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन, थोड़ा सा इंटीग्रेशन और थोड़ा सा ये याद रखने वाली चीज़ें, एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। आपको 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, 7 पे 7 नंबर मिलेगा अगर आपको, जैसा मैंने बताया अगर आपने ऐसा कर दिया तो इसमें 6.95 भी नहीं मिलेगा, 7 मतलब 7 पूरा नंबर आपको मिलेगा, कहीं पे कोई भी चीज़ मिस नहीं, और ऐसा ही आपको एग्जाम में करना है। क्लियर, आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट मेथड को देख लेते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या बोलती है, अगर आपके पास दो फंक्शन एक साथ हो, क्लियर, दो फंक्शन एक साथ होने का मतलब है कुछ इस टाइप से होने चाहिए दोनों फंक्शन। दो फंक्शन एक साथ होने में ये आप देखिएगा, व्हेन q इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, व्हेन q इज इक्वल टू एक्स इंटू वी। एक फंक्शन का x होना कंपलसरी है, v जो मैंने लिखा है, अब v यहाँ पे दो टाइप से हो सकता है, क्या, या तो e टू द पावर ax का टर्म होगा, या तो फिर sin ax या cos ax के टर्म में होगा, दो में से एक ही चीज़ें होंगी, ठीक है। तो v में अपने पास वेरिएशन है कि इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, लेकिन x का होना कंपलसरी है। एक चीज़ और याद रखना है आपको कि हमेशा x की पावर 1 ही होनी चाहिए, क्लियर। अगर x की पावर मोर देन 1 है तो उसके लिए नेक्स्ट केस बना हुआ है, अभी
इसके बाद हम लोग उसको पढ़ेंगे, या यहीं पे लिखा भी हुआ है मेथड 6 के लिए। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए इस वाले केस के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ 1/f(d) x इंटू वी इज इक्वल टू, आपको क्या करना है, x को पहले बाहर लेके आना है, 1/f(d) का टर्म वही लगाना है, और पी आई का केस v के लिए, अब v जो भी आपके पास फंक्शन दिया हो आप उसके लिए v का केस लगा दीजिए, प्लस आपको क्या करना है कि d के रिस्पेक्ट में, कैपिटल D के रिस्पेक्ट में 1/f(d) को डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। ये जो f(d) का फंक्शन होगा आपके पास, इसको आप क्या करेंगे, d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और फिर अगेन इसमें v के साथ इसका पी आई का जो भी केस होगा उसको हम लगा देंगे। अगर e⁻x का केस होगा तो e⁻x का लगा देंगे, sin ax या cos ax होगा तो sin ax या cos ax के लिए लगा देंगे। क्लियर? अभी इस पे क्वेश्चन देखेंगे और भी क्लियर हो जाए। एक चीज मैं आपको ये बता रहा था, देखिए यहाँ पे जरूरी है, ये देखिए लिखा भी हुआ है, आप इस चीज को पढ़ लीजिएगा। दिस मेथड इज एप्लीकेबल व्हेन पावर ऑफ x इज ओनली, मतलब x की पावर हमेशा 1 होनी चाहिए, तभी ये केस वैलिड होगा और आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको सॉलिड आंसर मिलेगा, ठीक। लेकिन अगर x की पावर मोर देन 1 है, जैसा कि यहाँ पे बताया हुआ है, x⁻m sin ax हो या x⁻m cos ax हो, m मतलब आपके पास 1 ग्रेटर देन 1 होगा, कुछ भी, ठीक है। m क्या होगा, ग्रेटर देन 1, कुछ भी हो सकता है, m इज ग्रेटर इक्वल्स टू 1, जैसे x² sin ax हो या x² cos ax हो, ठीक। अब यहाँ पे लेकिन इसके साथ sin ax या cos ax के लिए ही केस बना हुआ है। sin ax या cos ax का केस ये कहता है कि देखिए एक डी मॉइवर थ्योरम होती है, डी मॉइवर थ्योरम, वो क्या कहती है, सो e⁻i x इज इक्वल्स टू क्या होता है, cos x प्लस i sin x, ये होता है, क्लियर। मतलब ये वही यहाँ पे यही चीज बता रहा है, अगर आपके पास साइन है, साइन यहाँ कहाँ आता है, दिस इज इमेजनरी पार्ट, और कॉस क्या आता है, रियल पार्ट, आरपी मतलब रियल पार्ट, आईपी मतलब इमेजनरी पार्ट, जिस पार्ट के साथ आई होता है वो हमेशा इमेजनरी होता है, ठीक है, और जहाँ पे आई नहीं होता दैट इज रियल। तो अगर आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर उस क्वेश्चन में आपके पास साइन ए एक्स दिया हुआ है, मतलब आपको रियल पार्ट को कंसीडर करना है, सॉरी इमेजनरी पार्ट को, और अगर कॉस दे रखा है तो आपको रियल पार्ट के लिए, वो यहाँ से आता है, ठीक है। ये यहाँ पे यही बताया हुआ है, देखिए आप x⁻m sin ax, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, इंटीग्रल इमेजनरी पार्ट, ठीक है, f(d) x⁻m, और ये क्या लिखा हुआ है, ये यही लिखा हुआ है e⁻i-a⁡x, क्लियर। मतलब इस पूरे पार्ट का अगर हमको ये कंसीडर करना है, क्या x⁻m sin ax, तो साइन तुमको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, और ये क्या है, इमेजनरी पार्ट है, इसीलिए ये आगे लिखा हुआ है IP, मतलब इमेजनरी पार्ट, मतलब इस पूरे टर्म का इमेजनरी पार्ट आपको कंसीडर करना है। और यही चीज अगर कॉस में दे रखी है आपके पास x⁻m cos ax, तो इसी चीज का आपको रियल पार्ट, ये देखिए RP लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन कॉस में है तो आपको रियल पार्ट कंसीडर करना है, और अगर क्वेश्चन में साइन ax है तो आपको इमेजनरी पार्ट कंसीडर करना है। ये यहाँ पे यही लिखा हुआ है e⁻a⁡ इज इक्वल टू दिस थिंग एंड m इज ग्रेटर इक्वल टू 1 फॉर m इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट केस है आपका, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। सो देखिए नेक्स्ट केस आपका बोलता है, ये स्पेशल कंडीशन है, स्पेशल कंडीशन में भी कुछ स्पेशल केस भी है कि अगर आपके पास Q कोई सा भी फंक्शन दिया हो, लेकिन अगर आपके पास जो f(d) का फंक्शन है, जो 1/f(d) है, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है, वो कैसी होनी चाहिए, 1/d माइनस अल्फा के टर्म में होनी चाहिए, ठीक है। ये लीनियर फैक्टर बनना चाहिए, यहाँ पे क्वाड्रेटिक नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा फैक्टर बनता है
तो क्यू आपका कुछ भी हो, चाहे साइन एक्स हो, चाहे ई टू द पावर एक्स हो, चाहे एक्स टू द पावर एम हो, एनीथिंग, कुछ भी हो, बस ये फैक्टर जो है वो लीनियर के फॉर्म में होना चाहिए। तो हम उसको क्या करेंगे, अगर यहाँ माइनस में है तो हम इसको क्या करेंगे, ई टू द पावर अल्फा एक्स, इसका पी आई जो होता है वो क्या हो जाता है, ई टू द पावर अल्फा एक्स, और ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स आप अंदर करेंगे और इंटू में क्यू और डी एक्स, इतनी चीज़ कर देंगे, आपको पी आई फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ अगर यहाँ पे मान लीजिए डी प्लस अल्फा मिल गया, जैसे यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आपके पास वन अपॉन एफ ऑफ डी कैसा हो, वन अपॉन डी प्लस अल्फा के केस में आता है, तब आपका पी आई कैसे आप लेंगे, अगर प्लस है तो आपको पहले माइनस लेना पड़ेगा, मतलब ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स इंटीग्रेशन के अंदर ई टू द पावर प्लस में अल्फा एक्स इंटू क्यू इंटू ये चीज़ यहाँ, ठीक। बस इसमें बशर्ते एक ही कंडीशन है आपके पास कि ये जो फैक्टर है ये क्या होना चाहिए, लीनियर फैक्टर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि ये डी स्क्वायर के टर्म में आपको मिले। ठीक है, अगर है तो अगर आप उसको लीनियर फैक्टर में ला सकते हैं तभी ये केस एप्लीकेबल होगा। क्लियर, एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास, देखिए क्वेश्चन में एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, क्या है आपके पास, डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। इस क्वेश्चन को देखते ही हमको समझ में आ गया कि यहाँ पे कौन सा केस लग रहा है, कौन सा केस है, व्हेन q इज इक्वल टू एक्स इंटू वी। ये देखिए x की जगह पे x है और v आपके पास साइन एक्स या कॉस एक्स का केस है। बाकी आप ऑक्सिलरी इक्वेशन CF सब कुछ वैसा ही जैसा प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था। अगर किसी ने नहीं देखा है तो पहले इसकी लिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियो इसके देख लीजिए, जहाँ से आपको CF और PI पूरी तरह से क्लियर हो। ठीक है, तो इसकी हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, हम पुट कर देते हैं क्या, d इज इक्वल टू एम रख देंगे तो क्या मिलेगा आपको, एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अगर आप इसको वैसे तो सिंपल ये मिडिल टर्म स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, ये आपको क्या दिख रहा है, एम माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से एम के दो रूट मिलेंगे, वन और वन, है ना। बहुत से बच्चे इसको वन वन केवल एक ही रूट लिख देते हैं, वन तो एक रूट पॉसिबल नहीं है, ये हमेशा हायर ऑर्डर के लिए, हायर ऑर्डर का मतलब ही है मोर देन वन। मोर देन वन अगर मिनिमम टू भी है तो उसके कम से कम दो रूट मिलेंगे। अगर ये क्यूबिकल पावर होगी तो ये यहाँ पे तीन रूट मिलेंगे, इसकी पावर बाई क्वाड्रेटिक होगी तो चार रूट मिलेंगे। तो यहाँ पे आपके पास डी की जितनी मैक्सिमम पावर होगी उसके उतने ही रूट मिलेंगे। ठीक है, अब वन और वन ये दो रूट मिले तो इसका CF क्या होता है, दो इक्वल रूट है, रूट कैसे हैं, रियल एंड इक्वल। ठीक है, और रियल और इक्वल के लिए हमारा CF क्या होता है, C1 प्लस एक्स इंटू C2 इंटू ई टू द पावर एक्स, ये होता है। क्लियर, अब आते हैं बात PI की, तो PI का केस अभी मैंने बता रखा है। PI क्या हो जाएगा, वन अपॉन एफ ऑफ डी इंटू में क्यू। ठीक, अब मैं उधर लिखता हूँ, देखिए तो PI क्या हो जाएगा आपके पास, वन अपॉन एफ ऑफ डी, डी का जो टर्म है उसको आप पूरा एज इट इज वैसे ही लिख दीजिए। क्या है, चाहे तो इसको फैक्टर के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, तो डी माइनस वन का होल स्क्वायर, डी माइनस वन होल स्क्वायर और ये एक्स इंटू साइन एक्स। क्लियर, ये केस क्या बोलता है, अभी इससे पहले ही स्लाइड में देखा है, मैं फिर से लिख देता हूँ आपको एक बार। ये क्या बोलता है, PI इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ऑफ डी एक्स इंटू बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्स को हम लोग बाहर लेते हैं, एफ ऑफ डी एज इट इज लिखते हैं, इसके साथ बी का केस लगाते हैं, प्लस इसको हम लोग डी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, किसको, वन अपॉन एफ ऑफ डी को
और इसमें केस लगा देते हैं, ठीक है। सेम वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे करूँगा। देखिए यहाँ पे भी हम x को बाहर ले आए, तो ये मैं x को बाहर ले आया, ठीक है। 1 अपॉन जो d का फंक्शन है वैसे ही लिख दीजिए, d-1 का होल स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद v लिखना है, दिस इज v, तो साइन x एज इट इज लिख दीजिए, प्लस इसको आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू d, तो 1/d-1 के होल स्क्वायर को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा। अगर नहीं आता है किसी को तो देखो मैं डिफरेंशिएशन भी आपको बता दे रहा हूँ, 1/d-1 होल स्क्वायर, और इसको d के रिस्पेक्ट में करना है, d/d कैपिटल D। क्या d/d कैपिटल D 1/d-1 होल स्क्वायर। इसको करेंगे तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप, इसको d-1 को ऊपर लेके जाइए, तो d-1 टू द पावर -2, ठीक है। अभी क्या लिखेंगे, d/d कैपिटल D ऑफ d-1 की पावर -2, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -2 बाहर आएगा और d-1 की पावर -2 -1, ठीक है, n(x टू द पावर n-1), तो ये क्या मिल जाएगा, -2/d-1 होल क्यूब, ठीक है। -3 आएगा, उसको डिनोमिनेटर में लेके आ जाइए तो प्लस में हो जाएगा। सेम एज इट इज अब मैं इस चीज़ को वहाँ लिख देता हूँ, इसको d के रिस्पेक्ट में किया तो क्या आया, -2/d-1 होल क्यूब, और ये क्या v क्या था आपके पास, साइन x, ठीक। उसके बाद मैं इसको यहाँ से लिख रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, x/1 साइन ax के लिए यहाँ पे भी आपको क्योंकि d² का टर्म चाहिए, ये होल स्क्वायर दे रखा है, इसको ओपन कर लीजिए ताकि d² का टर्म तुम्हें मिल जाए, तो d² -2d और +1, और ये क्या आया, साइन x, और यहाँ पे माइनस को बाहर ले लीजिए, तो -2 भी मैंने बाहर ले लिया, 1/। अब यहाँ पे भी साइन x का केस है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका क्यूब ओपन कर दीजिए, a³ - b³ क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ, a³ - b³, ठीक है। फिर 3a² माइनस में 3a² भी तो माइनस में 3d² इंटू 1 हो जाएगा, और प्लस में 3d इंटू 1 होगा तो ये d आ जाएगा, और इंटू में क्या, साइन x, ठीक है। अब यहाँ पे पुटअप कर दीजिए आप, क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे d² बराबर -a², और यहाँ a की वैल्यू है 1, तो दिस विल बी -1 का स्क्वायर मतलब -1। यहाँ पे भी आप रखोगे तो d² बराबर -a², तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, दैट इज -1, ठीक है। इन दोनों को उठा के यहाँ पे रख दीजिए, तो ये क्या आएगा, x इंटू 1/d² की जगह पे -1 रख दीजिए, तो -1 -2d +1, और इंटू में क्या, साइन x, क्लियर, -2 ये एज इट इज लिखा, 1/d³ को हम क्या लिख सकते हैं, d² इंटू d, चाहो तो एक बार लिख लो, d² इंटू d, -1 माइनस में 3d² और प्लस में 3d, अभी मैंने एज इट इज लिखा, और इंटू में साइन x, ठीक है। ये 1 और ये 1 यहाँ से कैंसिल हो गए, ये माइनस में 2d था तो माइनस बाहर लगा दीजिए, तो x/2 एज इट इज लिखा, ये 1/d और ये क्या हो गया, साइन x, ठीक है। माइनस, अब यहाँ पे थोड़ा वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे भी d² की जगह आप -1 रखेंगे, ये d आ जाएगा, -1 था ही, ये -3 एज इट इज लिखा, और d² की जगह पे -1, और प्लस में d को तो हमको रिप्लेस करना ही नहीं है, जैसा है वैसे ही लिख देते हैं साइन केस में, ठीक है। 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, जिसको नहीं पता हो तो आप प्रीवियस लेक्चर्स देखिएगा, वहाँ पे मैंने एक एक चीज़ आपको क्लियर की है कि 1/d का मतलब क्या होता है, d का मतलब क्या होता है, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, तो आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिए, उसके बाद आप इसको देखेंगे तो आपको और भी चीज़ें क्लियर होंगी। 1/d का मतलब इंटीग्रेशन, 1/d हटाएंगे तो यहाँ इंटीग्रेशन लग जाएगा, मतलब साइन x dx -2 1/, देखिए -1 का d में किया तो ये -d आ जाएगा, -1 एज इट इज है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस में 3,
और ये प्लस में 3D और ये क्या आ गया sin x। ठीक है, ये तो सॉल्व हो गया। माइनस में x/2 और साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस x, तो लिख दो चाहो तो माइनस में कॉस x, ऐसा लिख दो। माइनस में 2 1 अपॉन यहाँ पे जो चीज़ें प्लस माइनस हो रही है उसको कर दो। तो देखो -1 और 3, पहले तो माइनस डी और 3D है, तो ये माइनस करोगे तो 2D आएगा और 3 में से 1 माइनस करोगे तो प्लस में 2। ठीक है, और इनटू में क्या आ गया sin x। ये तो माइनस को आप बाहर ले लो तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया x/2 cos x, और ये माइनस में यहाँ से भी 2 को आप कॉमन ले लीजिए तो 2/2 1 अपॉन d + 1 हो जाएगा, और ये क्या sin x। ठीक है, ये 2/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इसके बाद ये क्या आएगा, x/2 तो एज इट इज रहेगा, ये पी आई ही निकाल रहे हैं हम लोग। x/2 cos x ये तो रहना ही रहना है। यहाँ पे देखेंगे तो माइनस, अगर साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स का केस हो तो हम डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर रखते हैं, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर का केस नहीं है तो मैंने आपको बताया था कि अगर नीचे डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर का केस नहीं बनता है तो डिनोमिनेटर में जो भी टर्म दी हो हम उसको रेशनलाइज कर देते हैं ताकि नीचे डी स्क्वायर का केस बन पाए। तो d+1 है, इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में ऊपर भी आप d-1 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी d-1 और ये d+1 और इनटू में क्या sin x। ये तो सॉल्व हो चुका है, x/2 cos x माइनस d-1 ऊपर रहेगा ही और नीचे क्या हो जाएगा d² - 1 और ये sin x। बाकी का पूरी चीज़ें फिर वही है जो मैंने यहाँ पे ये रखा हुआ था कि d² बराबर -a², अभी भी a की वैल्यू 1 है तो d² की जगह आप -1 उठा के रख दीजिए, तो क्या आएगा x/2 cos x माइनस d-1 एज इट इज अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा -1 और ये sin x। ठीक है, थोड़ा सा और यहाँ सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आएगा, y इज इक्वल टू x/2 cos x। देखिए ये -1 होगा, इसको प्लस कर दीजिए तो प्लस में 1/2 आ जाएगा, प्लस में 1/2 ऑफ क्या बचेगा d-1 इंटू cos x, नहीं सॉरी sin x, क्या आया x/2 cos x प्लस 1/2 sin x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो d ऑफ sin x माइनस में sin x, d का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन, तो x/2 cos x प्लस 1/2 डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए इसका, तो sin x का डिफ्रेंशिएशन हो गया cos x माइनस में sin। बस ये आया आपके पास क्या पी आई। ये पी आई पूरी तरह से सॉल्व हो गया। ठीक, अब सॉल्यूशन आंसर क्या होगा, y बराबर CF प्लस पी आई करके आप लिख दीजिएगा, ये आपका आंसर। ठीक है, CF कहाँ है, CF ये लिखा हुआ है, दिस इज CF एंड दिस इज पी आई, और दोनों को ऐड करके लिख देंगे, वही हमारा आंसर। ठीक है, स्पेस बचा नहीं है इसलिए मैंने आपको ऐसे ही बताया, अदरवाइज मैं लिख के बता देता। आप देख लीजिए इसमें कहीं पे भी कुछ भी डाउट लगता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसके सॉल्यूशन दूंगा आपको। क्लियर, नथिंग एल्स, कुछ नहीं है। फंक्शन को बस हमको याद रखना है कि क्यों किस टाइप का फंक्शन दे रखा है, सिंगल फंक्शन है या मल्टीपल फंक्शन है। यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन है, एक्स इंटू वी का केस लगा, एक्स इंटू वी बोलता है कि एक्स को बाहर लेके आइए और वी को आप पी आई का फॉर्मूला लगा दीजिए, फिर डी को डी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए और वी में फिर से अगेन पी आई के फॉर्मूले जो भी केस बनता है आप उसको लगा दीजिए। सेम वही ये क्वेश्चन था, सी एफ हमने निकाल लिया, पी आई का वही केस बन रहा था, ये मैंने वही किया कि 1/d-1 होल स्क्वायर, वी को एज इट इज लिखा, प्लस इसको डिफ्रेंशिएट किया तो -2/d-1 होल क्यूब इंटू साइन एक्स हो गया। यहाँ पे साइन एक्स या कॉस एक्स के लिए होता है कि आप डी स्क्वायर की जगह पे -a² रखते हैं, यहाँ डी स्क्वायर का टर्म मिल रहा था मुझे, d-1 का होल स्क्वायर था तो मैंने इसको ओपन कर लिया, ओपन किया तो अपने आप डी स्क्वायर का टर्म मुझे मिल गया।
ठीक। और उन दोनों की जगह पे मैंने उठा के रख दिया, यहाँ भी और यहाँ भी, जो जो रखने से जो कैंसिल आउट हो रहा था उसको कैंसिल कर दिया। 1/d का मतलब इंटीग्रेशन होता है, तो इंटीग्रेट कर दिया। यहाँ पे सारा टर्म कैंसिल होके 2d+2 बचा, 2 बाहर लेके कैंसिल आउट कर दिया। अब अगर sin ax या cos ax का केस हो और नीचे डी स्क्वायर का टर्म ना हो, सिंगल डी का टर्म हो, तो आप उसको रेशनलाइज करते हैं। वही रेशनलाइज करके मैंने आपको यहाँ पे बताया, अगर d+1 है तो d-1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे नीचे डिनोमिनेटर में d²-1 आ गया। फिर से अगेन डी स्क्वायर की जगह -1 रख दिया, सॉल्व कर लिया, फिर यहाँ आ गए और d-1 डी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए sin x का, तो d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। 1 में किया तो sin x एज इट इज आ गया, यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन करके ये मैंने लिख दिया cos x। ठीक है, बस इतनी चीज़ें। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, ऐसे 3 फंक्शन भी आपको आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर? तो 3 में आपको कुछ नहीं करना है, लगना 2 ही केस है, क्योंकि हमने 2 ही केस पढ़ रखा है। आप देखिए इसको कैसे करेंगे, मैं क्वेश्चन को लिख दे रहा हूँ। d² + 1 इंटू वाई, अच्छा ये x² इंटू sin बदल गया, x⁴m और sin ax के केस में। ये केस देखिए, ये क्या है, क्वेश्चन लिख देते हैं। d² - 2d + 1 इंटू वाई इज इक्वल टू x e⁴x। जब भी 3 फंक्शन आपको दिख जाए, एल्जेब्रिक भी है, एक्सपोनेंशियल भी है और साइन के टर्म में भी, अगर 3 आपको दिख रहे हैं और 3 में एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, तो हमेशा उसको e⁴ax इंटू b के केस में ही सॉल्व करें, जिससे क्वेश्चन आसान होगा। ठीक है, तो मैं इस पूरे क्वेश्चन को, ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि d-1 का ये होल स्क्वायर लिखा है, वो लिख दिया, और इसको मैं e⁴x बाहर लेता हूँ और x इंटू साइन एक्स ये लिख। ठीक है, ऐसा हम लोग करते हैं और इसको सॉल्व कर लीजिए। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, m-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1,1। इसका CF पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, ये क्या आया, c1 + x इंटू c2 और e⁴x, ये इसका CF आ जाएगा। PI कैसे निकालते हैं, 1/f(d). क्लियर? और x के लिए क्यू आपके पास क्या है, दिस इज क्यू, तो e⁴x इंटू एक्स साइन। देखिए x साइन x का केस तो हमने पढ़ा है, और e⁴ax, अब अगर इस पूरे को कंसीडर करते हैं v, ये पूरा क्या है v। ठीक है, तो e⁴ax इंटू v के लिए भी हमने केस पढ़ रखा है। हम लोग क्या करते हैं, मैं दोनों केस लिख देता हूँ। देखिए 1/f(d) e⁴ax इंटू v, इस केस में हम लोग क्या करते हैं,
e टू द पावर ax को बाहर लेते हैं 1 अपॉन, और d को किससे रिप्लेस कर देते हैं, d प्लस a से, और उसमें केस लगा देते हैं v। ठीक है, तो अभी ये पूरा e टू द पावर ax है और ये v, वही केस लगा दीजिए। तो हम e टू द पावर ax, यहाँ a की वैल्यू क्या है 1, हियर a इज इक्वल्स टू 1, तो ये क्या आ जाएगा, e टू द पावर x बाहर आया 1 अपॉन f ऑफ d प्लस a। या आप एक काम करो, इसको पहले आप d का पूरा फंक्शन लिख लीजिए, क्या आएगा 1 अपॉन d माइनस 1 होल स्क्वायर e टू द पावर x इंटू x साइन x। x साइन x। अभी आप इस केस को यहाँ पे लगाएंगे तो हमको d को किससे रिप्लेस करना होगा, d प्लस a से। d को हम किससे रिप्लेस करेंगे, d प्लस a से, और a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये क्या आ जाएगा d प्लस 1। रख दीजिए इसको यहाँ पे, जब हम रखेंगे तो देखिए पी आई क्या आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन, पहले आप e टू द पावर x को बाहर कर दीजिए, e टू द पावर x को बाहर किया 1 अपॉन, यहाँ पे d को d प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये d प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, इस d प्लस 1 को रखा है d की जगह, ठीक है, और इनटू में v क्या था हमारे पास x साइन x। क्लियर, e टू द पावर x एज इट इज लिखा, ये 1 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन डी स्क्वायर हो गया, और ये क्या आ गया x साइन x। कोई समस्या है नहीं। अब इसके लिए पी आई का केस हमको यूज करना है। अब यहाँ पे दूसरा केस अभी जो पढ़ा हमने कि पी आई क्या 1 अपॉन एफ ऑफ डी एक्स इंटू वी, कौन सा केस हम लोग पढ़ते हैं, x को एज इट इज बाहर लेके आते हैं, 1 अपॉन एफ ऑफ डी एज इट इज लिखते हैं, v में केस लगाते हैं, फिर प्लस इसको d के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, इसको 1 अपॉन एफ ऑफ डी को, और इसमें केस लगा देते हैं v का। ठीक है, यही है, ये है x और ये है v। क्लियर, सेम एज इट इज मैं यहाँ पे भी करूँगा, देखिएगा। ये e टू द पावर x तो एज इट इज लिखा हुआ है, इसको हमको क्या करना है, आप x को बाहर लेके आएंगे, तो ये मैं बंद कर देता हूँ, x मैं बाहर लेके आया, 1 अपॉन एफ ऑफ डी क्या था, डी स्क्वायर है, ये एज इट इज लिख दिया, साइन x है, साइन v साइन x है यहाँ पे, तो साइन x लिख दिया, फिर प्लस 1 बाई डी, इसको d चाहो तो लिख दो, d बाई डी ऑफ 1 बाई डी स्क्वायर। ठीक है, इसको करोगे और इंटू में भी ऐसा कर दो। ठीक, नाउ e टू द पावर x इंटू यहाँ पे क्या डी स्क्वायर की जगह पे हम, ये मैं लिख देता हूँ, यहाँ क्या रखेंगे, डी स्क्वायर बराबर माइनस में ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू 1 है, तो ये क्या आ जाएगा -1, रख दीजिए यहाँ पे, क्या आ जाएगा 1 अपॉन -1, और ये साइन एक्स, ये डी स्क्वायर की जगह पे मैंने -1 रखा, प्लस इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन डी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, फिर से अगर किसी को नहीं आता है तो देखिए, वन अपॉन डी स्क्वायर है, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं करना है हमको, डिफ्रेंशिएशन, डी बाई डी ऑफ 1 बाई डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर को ऊपर लेते जाओ तो डी की पावर -2 को आप बाहर ले लो तो डी की पावर -2 -1 हो जाएगा, so this will be -2 अपॉन डी क्यूब, ये आ जाएगा। ठीक है, वही मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये क्या आया -2 अपॉन डी क्यूब, और ये क्या v क्या था यहाँ पे साइन x, लिख दी। ठीक है, e टू द पावर x एज इट इज लिखा है, इस माइनस को थोड़ा सिस्टमेटिक यहाँ पे लिख लो, x इंटू साइन x हो जाएगा, ये -2 को यहाँ लगा दीजिए, 2 भी बाहर ले लो, 1 अपॉन डी क्यूब को मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वायर इंटू डी, और ये साइन x,
अगेन यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह -1 रख देंगे, तो ई टू द पावर एक्स, ये क्या हुआ माइनस में एक्स साइन एक्स -2 1 अपॉन डी स्क्वायर की जगह -1, तो ये -1 हुआ, एक डी बच गया यहाँ पे और ये साइन एक्स हो गया, तो बंद कर दीजिए। ये ई टू द पावर एक्स माइनस में एक्स साइन एक्स और ये माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, 2 भी आ गया और ये जो 1/d बचेगा कौन सा, ये 1/d ऑफ साइन एक्स, तो 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स करोगे तो क्या आएगा कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, तो ये क्या आ जाएगा माइनस में cos x, और इसको बंद कर, क्लियर। तो आपके पास फाइनल रिजल्ट यहाँ पे देखिए, लिख लीजिए क्या मिला, e टू द पावर x माइनस में x साइन x और माइनस में 2 cos x, ठीक, ये आपके पास पी आई आ गया। अब आप लिख दीजिए y बराबर क्या होता है सॉल्यूशन, सी एफ प्लस पी आई, तो y इज इक्वल टू सी एफ आया था C1 प्लस एक्स इंटू C2 ई टू द पावर x और पी आई ये आया तो प्लस ई टू द पावर x ब्रैकेट में बंद कर दीजिए माइनस में एक्स साइन एक्स और माइनस में 2 cos x, ये एकदम आसान है, चाहे 2 हो या 3 हो, हमको उनको 2 में ही सेपरेट करके करना है। अगर उसमें अगर 3 फंक्शन दे रखे हैं, मैक्स टू मैक्स 3 ही होते हैं आपके इसमें, तो अगर ई टू द पावर एक्स का केस उसमें है तो हमेशा ई टू द पावर एक्स को पहले जैसे मैंने किया, मैं इसको एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स के केस में भी लिख सकता था, लेकिन अगर हम ई टू द पावर एक्स पहले उसको सेपरेट कर लेंगे तो ये केस लगाने के बाद क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि मैंने ई टू द पावर एक्स को सेपरेट किया, आप एक्स को बाहर लेके ई टू द पावर एक्स इंटू वी कर दो, पहले एक्स इंटू वी का केस भी लगा सकते हो, लेकिन उससे थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा और जल्दी भी आएगा, और एग्जाम में हमें सिर्फ टाइम ही बचाना होता है कि कितनी जल्दी हम क्वेश्चन को करें, क्लियर। तो आप एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को एक्स टू द पावर एम का जो मैंने आपको केस बताया, एक्स टू द पावर एम साइन ए एक्स, अगर साइन ए एक्स है तो फिर आपको इमेजनरी पार्ट लेके उसको सॉल्व करना होगा, केस मैंने बता रखा है, आप उसको देखेंगे, सेम एज इट इज़ वैसे ही बनते जाना है, कोई दिक्कत नहीं होगी, एक बार करिएगा, अगर नहीं बनता तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को भी करा दूँगा, क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ तक हम लोग सारे सी एफ पी आई के केसेस पढ़ चुके हैं, बाकी जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो जाके इसके प्लेलिस्ट में देखिएगा, आपको सारे वीडियो मिलेंगे, उन सारे वीडियो को एक बार देखिए, समझिए, अगर आपने एक बार देख लिया तो आपको 100% वो चीज़ें समझ में आएंगी। मैंने लगभग सारे केसेस बता दिए हैं, कोई भी केस बचा नहीं है, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए सीखने के लिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू।